समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिनकी उम्र अधिक है, दूसरे वो जिन्हें कम उम्र में ही बहुत सी ठोकरें खाई हुई हो। और दुनिया में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वे जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और कुंडली विश्लेषण के इस विशेष एपिसोड में। ज्योतिष का श्रेष्ठ उपयोग यही है कि वह मनुष्य को उससे अच्छे और बुरे दिनों की जानकारी समय से पहले ही करा देता है, तो बुरे दिनों में सावधानी से काम लेकर के अशुभ फलों का निराकरण किया जा सके और अच्छे दिनों में अवसर का पूरा लाभ उठाने के लिए उत्साहपूर्वक मेहनत की जा सके, परिश्रम किया जा सके। इस एपिसोड में एक कुंडली का विश्लेषण करके जानेंगे कि कैसे कुंडली को बदला नहीं जा सकता। जो सुख नहीं मिलना है उसके लिए कारण अपने आप बनते चले जाते हैं। ये कुंडली है इस व्यक्ति की। 2013 में पहली शादी हुई, 2015 में तलाक हो गया, 2016 में दूसरी शादी हुई, 2018 में लड़का हुआ और 2023 में दूसरा तलाक भी हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न है, तीसरी शादी करें या ना करें? जीवन में इतनी समस्या क्यों आ रही है और अभी जॉब से संतुष्ट नहीं है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो बार बार तलाक होने का कारण ही जान लेते हैं। साइड स्क्रीन पर इनकी कुंडली देखिए। वृश्चिक लग्न है, सिंह राशि है और जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है। लग्नेश मंगल 4th हाउस में स्थित होकर के मंगली कुंडली का दर्जा दे रहे हैं। मंगली होना कोई गुनाह नहीं है, यह बात मैं हमेशा आपके सामने कहता रहता हूं। यह कुंडली कालसर्प योग से पीड़ित भी दिखाई देती है। सप्तम भाव और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। इस कुंडली में सप्तमेश और द्वादशेश एक ही ग्रह शुक्र है और शुक्र स्वयं दो पापी ग्रहों केतु और शनि के मध्य पाप करती योग में पीड़ित है। 2018 से राहु की दशा भी चल रही है। 29 मार्च 2025 से फिर शनि का ढैया लगने वाला है और फिर से शादी होने वाली है। ये कितनी भी शादी कर लें लेकिन दाम्पत्य सुख मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि कुंडली में ज्योतिष अनुसार तलाक के बहुत से सिद्धांत काम करते हैं। कुछ योग यहाँ पर घटित होते दिखाई दे रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। ज्योतिष में सिद्धांत है कि जन्म कुंडली में सप्तमेश की युति द्वादशेश के साथ में 7वें भाव या 12वें भाव में हो रही हो, या सप्तमेश और द्वादशेश का आपस में राशि परिवर्तन हो रहा हो, इसमें से किसी भी राहु के साथ में युति हो रही हो, यहां पर स्पष्ट रूप से शुक्र दोनों ही भावों के स्वामी हैं। ज्योतिष में सिद्धांत है कि कुंडली के लग्न या 7वें भाव में राहु और शनि स्थित हो और चतुर्थ भाव पर अत्यधिक पीड़ित हो या अशुभ प्रभाव में हो, तब भी अलग होने के योग बनते हैं। तो इस कुंडली में लग्न में शनि विराजमान है और चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। शनि और मंगल दोनों एक्सचेंज लॉर्ड है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के घर में स्थित है। एक और ज्योतिष में सिद्धांत है कि शुक्र से 6ठे 8वें 12वें भाव में पापी ग्रह स्थित हो और कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित अवस्था में हो। इस कुंडली में शुक्र से 6ठे भाव में पापी ग्रह राहु और 12वें भाव में पापी ग्रह केतु विराजमान है। एक और सिद्धांत पर बात करते हैं कि षष्ठेश एक अलगाववादी ग्रह हो और दूसरे चतुर्थ सप्तम और 12वें भाव में स्थित हो, तब भी विवाह टूटने की संभावनाएं बनती है। यहां पर षष्ठेश मंगल है जो कि चतुर्थ भाव में विराजमान है। एक और सिद्धांत की बात करते हैं, कोई भी जातक की कुंडली में 6ठे 8वें या 12वें भाव में या 12वें भाव के ग्रहों की दशा विवाह में जीवन साथी से अलगाव या तलाक का कारण बन सकती है। तो यदि पुरुषों की कुंडली में शुक्र पीड़ित हो और स्त्रियों की कुंडली में मंगल पीड़ित हो, अगर ऐसा होता है वैवाहिक जीवन में परेशानी आ सकती है। और इनका प्रथम विवाह मंगल की दशा अर्थात षष्ठेश की दशा में ही हुआ और इसी दशा में तलाक भी हुआ। फिर एक और ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब शनि या राहु 7वें भाव के मामलों में शामिल होते हैं तो पति या पत्नी को शादी के रिश्ते के मामले में या रिश्ते के मामले चुकाने के लिए पिछले जन्म का कर्ज माना जाता है। यहाँ पर शनि राहु और मंगल तीनों का ही आपस में दृष्टि संबंध है और तीनों ही सप्तम भाव के प्रभावित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इससे ज़्यादा कर्ज चुकाने की नौबत क्या आ सकती है कि एक बार शादी हुई तलाक हो गई, दूसरी बार शादी हुई फिर तलाक हो गई और अब तीसरी शादी की बात कर रहे हैं। ज्योतिष के सिद्धांत कई हैं, सिर्फ उनको समझने वाला पर्सन चाहिए। तो ज्योतिष में एक और सिद्धांत है कि विवाह के भावों अर्थात 2nd 7th और जो 11th हाउस है
उसमें पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में सुख की कमी आती है, क्योंकि पापी ग्रह अलगाव देते हैं। सप्तम भाव या सप्तमेश पर पाप करते योग बने तब विवाहित जीवन एक घुटन भरा बन जाता है। सप्तमेश शुक्र पाप करते योग के प्रभाव में है। ज्योतिष का एक और सिद्धांत है कि अष्टमेश की स्थिति पहले भाव अर्थात फर्स्ट हाउस, दूसरा भाव जो कि परिवार का भाव है, और फोर्थ हाउस जो कि घर के सुख का भाव है, सप्तमेश जो कि विवाह के सुख का भाव है, इन भावों में हो तो विवाह सुख में कमी लाता है। यहाँ अष्टमेश बुध है जो कि लग्न में विराजमान है। ऐसे में इनको तीसरी शादी करने से पहले कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए, जो आपकी कुंडली तो नहीं बदलेंगे लेकिन आपको तीसरे जो तलाक हो सकता है उससे जरूर बचाएंगे। अभी जॉब से संतुष्टि नहीं है, इस विषय में स्पष्ट है कि दैनिक आमदनी और यश के लिए पंचम भाव का विश्लेषण किया जाता है। वहां पर शत्रु राशि में राहु विराजमान है और राहु की दशा भी चल रही है। दिसंबर 2023 तक राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा तक असंतुष्टि रहेगी, फिर उन्नति का योग बनेगा। तो उपाय की बात करें तो इन्हें खुद को राम रक्षा यंत्र की पूजा करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। हर शनिवार को भैरव मंदिर में जाकर के इमरती चढ़ाए, और यदि मंदिर के आसपास को श्वान दिखाई दे, कुत्ते दिखाई दे, तो उनके खाने लायक वस्तु खरीद करके वहां पर उनके खाने के लिए डाले या उनको दे। धन और संपत्ति, खानदान, ग्रस्त सुख, संतान सुख, रोजगार, बुद्धि बल, आर्थिक उन्नति, इन सभी के लिए पुखरा या सुनहला पहनना शुभ रहेगा। वैसे तो इन्हें वृश्चिक लग्न के भाग्यशाली रत्न मोती, मूंगा और पुखरा तीनों ही पहनना शुभ रहेगा, लेकिन अगर तीनों नहीं पहन सकते तो एक रत्न पुखराज या फिर जो उसका उपरत्न होता है सुनहला, वो पहन करके भी काम चलाया जा सकता है। तो इनको जन्म कुंडली ग्रह दोष निवारण के लिए राम रक्षा यंत्र, साथ में 10 महाविद्या कवच, मातंगी यंत्र, मामतुजी यंत्र का संयुक्त पेंडल बना करके धारण करना चाहिए, और या फिर 4 अलग अलग पेंडल पहन सकते हैं। एक साथ में पहनने का मतलब यही है कि आपको ज्यादा चीजें नहीं पहननी पड़ेगी और एक ही पेंडल में सब कुछ आ जाएगा। और विशेष रूप से शुक्र की शांति के लिए अपने बेडरूम में नवग्रह दोष निवारक पिरामिड रखें। और इस बार जो भी विवाह करे वो 2-3 प्रैक्टिकल ज्योतिषियों से राय लेकर के आगे बढ़े, अर्थात सिर्फ एक ही बार आप अपने आसपास जो भी होता है, जो जिज्ञासु व्यक्ति होता है या जिसे हॉबी जो होती है ज्योतिष की, हम उसकी राय मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ नहीं करनी है। आपको प्रोफेशनल्स के पास में ही जाना है, और 2 या 3 प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे तो जो कॉमन बात बोलते हैं उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, और अगर वो सही है तो फिर आगे बढ़ जाइए, और नहीं तो फिर आप उस जो भी रिश्ता आया है उसको स्किप करके आगे बढ़ें, अर्थात जो नेक्स्ट आपके लिए रिश्ता है उस पर बात करें। जब तक आपके लिए सही रिश्ता नहीं आए, आपके साथ में जो जिंदगी भर नहीं चले, तो ऐसी स्थिति में शादी करके फिर वापस आप तीसरे तलाक की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे अच्छा है कि थोड़ा समय और ले लें। तो इस प्रकार से ज्योतिष के योग, ज्योतिष के सिद्धांत आपको हमेशा वार्न करते हैं, अर्थात आपको संकेत देते हैं कि आपके साथ में क्या हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको उनको समझना होता है। और हमेशा मैं एक सिद्धांत बोलता हूं कि ज्योतिषी नहीं बोलता बल्कि ग्रह बोलते हैं, सिर्फ उनकी भाषा समझने वाला आदमी चाहिए। तो जो आपकी जन्म कुंडली है उसकी भाषा समझने वाले व्यक्ति को ज्योतिषी ही बोलते हैं। यदि वो सही है तो आपको सही ढंग से राय देकर के आगे बढ़ा सकता है, अन्यथा फिर आपके सिर्फ और सिर्फ पैसे बर्बाद हो सकते हैं, समय बर्बाद हो सकता है। और ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। अतः एक्सपेरिमेंट का मतलब यहाँ पर है कि जो कोई वेबसाइट है वहां पर आप अपना क्वेश्चन भेजते हैं और आपको कौन जवाब दे रहा है ये आपको मालूम नहीं है। आप कोई ऐप पर अपने प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, वहां से आपको जवाब आ रहा है, और सिर्फ आप अपना समय ही खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि आपकी बातचीत किससे हो रही है, वो कितना एक्सपीरियंस है, उसके पास नॉलेज है या नहीं है। तो आप जब आमने सामने बैठ करके डिस्कस करते हैं या फोन पर डिस्कस करते हैं तो आपको ध्यान होता है कि सामने कौन है और आप किससे डिस्कस कर रहे हैं। और चाहे आप वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिस्कस करें, लेकिन आप जिस व्यक्ति से भी डिस्कस करें आपको ध्यान होना चाहिए कि आप किससे बातचीत कर रहे हैं, ताकि आप अपने जीवन के बारे में सही फैसला ले पाएं, प्रैक्टिकल राय आपको मिले और फालतू में पैसा बर्बाद नहीं हो और आपका समय व्यर्थ में खराब नहीं हो। क्योंकि जीवन मूल्यवान है और उसके 1 वर्ष भी खराब हो जाता है तो भी आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो बहुत से लोग आते हैं जो ये बोलते हैं हमने तो अपनी जिंदगी निकाल दी, तो उनकी जिंदगी कुछ भी निकली नहीं है, लेकिन उनको ये अंदाजा है कि अब हमारी जो जिंदगी निकल गई बच्चों की जिंदगी अच्छी रहे।
तो आप यदि 60 साल के हैं उसके बावजूद भी आपकी ज़िंदगी के 2 साल अच्छे निकल सकते हैं, तो उसके लिए आपको ट्राई करना चाहिए, एफर्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है, ये मान करके नहीं चलना है कि आपकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। जब भी आपको अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की जिज्ञासा हो, आपको कोई भी अपने जीवन में समस्या है या परेशानियां हैं, आपको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, भविष्य में झांकना है, और वो डिसीजन हो सकता है आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, या कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित हो। आप सही ढंग से जब उपाय करेंगे, सही विश्लेषण कराएंगे, तो आपको एक प्रकार से समय का ज्ञान तो हो ही जाएगा। आप कोई उपाय करें या नहीं करें, समय को तो नहीं बदल सकते। लोग अक्सर बोलते हैं शनि की साढ़े तो हर व्यक्ति को लगी रहती है, हर व्यक्ति को नहीं लगी रहती है। 100 में से सिर्फ 40% को ही शनि की साढ़े या शनि का ढैया रहता है। व्यक्ति अचानक सही चलते चलते जब संकटग्रस्त हो जाता है, तो उसे आभास होता है कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है या समय गलत है, तो उसको अंदाजा होता है और किसी से पूछता है, तब उसको मालूम चलता है कि हाँ, उसको कोई समस्या चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, प्रोफेशनल पर्सन से कराइए, जो एक्सपर्ट है उनसे कराइए, क्योंकि हमेशा एक्सपर्ट से बात करने का मतलब है एक्सपेंसेस करना, पैसे खर्च करना, लेकिन वो पैसे व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि रत्न आप ही पहनते हैं, आप ही पैसे खर्च करते हैं। कोई भी दान करेंगे आप अपने हाथों से करेंगे, उपाय करेंगे आप अपने हाथों से करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो तो सिर्फ आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि समय कहाँ तक खराब है और समय किस वजह से खराब है और आपको क्या करना चाहिए। अगर समय अच्छा है तो आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ें, और यदि समय खराब है तो उस नुकसान से बचने के लिए अपने आप को श्रिंक करें, अपने आप को थोड़ा सा धैर्यवान बनाएं। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं वो अपने कन्वीनियंट टाइम पर बातचीत कर सकते हैं, अतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं, उस पर डिस्कस कर सकते हैं और दिल खोल करके डिस्कस कर सकते हैं। अतः जो आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ज्योतिष के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पर चंद्रमा देख रहा है, यहाँ पर मंगल देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं कुछ पढ़ करके सुन करके डिस्कस करेंगे तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स आपको सही राय नहीं दे पाएगा। इसलिए जो आपको पूछना है वो आराम से पूछिए, उसको नोट करिए, वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि व्यर्थ की बातें आपको कोई राय तो नहीं दे पाएगी, आपका सिर्फ समय ही खराब करेगी। मान लीजिए मुझे कोई समस्या है, हेल्थ प्रॉब्लम है, और मैं डॉक्टर के पास में जाकर के वो डॉक्टरी राय पर ही डिस्कस करने बैठ जाऊँ, मेटाबॉलिज्म ये होता है, मेरा डायबिटीज़ ये है, मुझे कोलेस्ट्रॉल ये है, या मुझे ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये होना चाहिए, ये मेरे अंग में गड़बड़ होनी चाहिए, तो वो डॉक्टर मेरी बात सुनेगा नहीं, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिकल राय ले सकते हैं, जो आपको समस्या है वो बतला सकते हैं, और वो जो दवाएं दे रहे हैं, वो जो आपको सावधानी बता रहा है, उसके बारे में दिल खोल करके आप बातचीत करें, उसका समय लें, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक यही बात ज्योतिष में भी लागू होती है। तो ऐसी स्थिति में आप आराम से डिस्कस करें, जो भी आपके दिमाग में प्रश्न है वो पूछें, और उसका व्यवहारिक जो उपाय होता है वो समझें, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी समस्या भी शांत हो, समस्या समाप्त हो, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।